हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं डेटा सफिशिएंसी की ये 7वीं क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 6 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 नहीं 6 क्लासें, जिस हर एक क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हो। आज जो है हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो आपके क्लॉक पर बेस्ड या कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और अभी तक जिन्होंने ये 6 की 6 क्लासें नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो। तो इसलिए जो है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इस टॉपिक को करने से पहले जिस टॉपिक के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए वो टॉपिक आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉपिक नहीं बनेगा तो फिर आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे कि भाई सॉल्व होगा कैसे। तो जिन्होंने अभी तक वो 6 की 6 क्लासें पढ़ी उनको पता है कि क्वेश्चन को, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, जो पहली बार आज मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, उनको भी क्लास में समझ में आएगा। जब हम क्लास में जब अभी क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर किस प्रकार से देना है डेटा सफिशिएंसी के। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो 6 क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि भाई आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्र के पास, अपने ग्रुप में, सब जगह शेयर करें, ताकि जो है आप हमारा भी सपोर्ट करें। थोड़ा बहुत हम आपका कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपका जो है इस आधार पे करें कि आपके लिए एकदम सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक का जो है आपको पूरा का पूरा क्लास मिल रहा है। और 1-2 क्लास नहीं, हर टॉपिक में 3 से 4 क्लासें, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है। केवल ये नहीं कि हाँ आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया और कहानी वहीं पे ख़त्म कर दी गई, नहीं, आपको टॉपिक भी पढ़ाया गया, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कराई गई। तो इसलिए जो है आपका काम केवल इतना सा आपको करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के पास शेयर करना है, ताकि उन तक भी चीज़ें पहुँच सकें जिनको ज़रूरत है, जो किसी कारणवश कहीं कोचिंग या कोई किसी भी कारण, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पाते। तो घर बैठे भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए भाई अब आज क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, मोती बहुत अनमोल चीज होती है और अगर मोती आपको खोजना है तो समुद्र में आपको उतरना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, आपको मोती बनना है, तो समुद्र में पहले आपको जाना होगा। समुद्र में आपको कई जो है बहुत समय तक आपको जो है समुद्र के अंदर रहना पड़ेगा, उसमें घिसना पड़ेगा, तब जाके आपको मोती की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर मोती बनने के लिए आपको इस भंवर में, इस समुद्र में आपको उतरना ही पड़ेगा। और जब आप अच्छा हार्डवर्क करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलती है। मोती आपके लिए क्या है? आपका लक्ष्य, जो आपके लक्ष्य, जो आपने अपना एम डिसाइड कर रखा है, वही तो आपके लिए मोती है। अब वो समुद्र में है, समुंदर बहुत बड़ा है, वहाँ मोती आपको खोजना है। तो भाई मोती खोजना आसान है। जिनको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जिन्होंने पहले सोच लिया कि नहीं यार मैं तो मोती इतने बड़े समुद्र में कहाँ खोज पाऊंगा, तो कभी मोती खोज ही नहीं पाएगा। लेकिन जो एक बार सोच लेता कि नहीं मैं तो मोती खोज के जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो मोती लेके ही जाता है। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं।
और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऑन विच डेट इन अगस्त वॉज कपिल बोर्न, कपिल का जन्म अगस्त में किस तारीख को हुआ था। अब देखो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका दिया गया कि कपिल्स मदर रिमेंबर्स दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 19th बट आफ्टर 15th। कपिल की मां को याद है कि कपिल का जन्म 19वीं से पहले लेकिन 15वीं के बाद हुआ था। दूसरा है कि कपिल्स ब्रदर रिमेंबर्स दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 17th बट आफ्टर 12th। कपिल के भाई को याद है कि कपिल का जन्म 17वीं से पहले लेकिन 12वीं के बाद हुआ था। अब आपको जो आंसर देना है वो ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और यहां पर जो ए बी सी डी ई का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हो सकता है एग्जाम में आपका कुछ ऊपर नीचे दिया गया हो, ए वाला सीक्वेंस डी में दिया गया हो, डी वाला ए में दिया गया हो, लेकिन आएगा पूरा इसी प्रकार से। अब देखो यहां पे जो आंसर देना है वो आपको ए बी सी डी ई में देना है। ए कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question। कि कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आप ए दीजिए। बी आपको कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement first alone are not sufficient to answer the question। जो कथन दूसरे में दिया गया डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दूसरे में दिया गया कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको बी देना है। ठीक है ना। सी कब देना है कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone or in statement second alone are sufficient to answer the question। कि यदि केवल कथन पहले में दिया गया डेटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन सी दीजिए कि भाई पहले से भी आंसर निकल रहा है और दूसरे से भी आंसर आपका निकल रहा है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या चूजमेंट की कंडीशन आ गई कि या तो भाई पहला ले लो या दूसरा ले लो, किसी एक को लेकर आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो वहां पे आंसर आप सी देंगे। डी कब देंगे कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कि भाई स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों में दिया गया डेटा मिल करके भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर आप डी दीजिए। और ई कब देना है कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कि कथन पहले और दूसरे में जो दिया गया डेटा है वो दोनों मिलकर के उत्तर देने के लिए क्या है, आवश्यक है, दोनों मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर आप ई दीजिए। तो आंसर आपको ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है ना। अब देखो तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो है भाई कपिल का जन्म अगस्त में किस तारीख को हुआ है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कपिल की मां को याद है कि कपिल का जन्म 19 तारीख से पहले और 15 तारीख के बाद हुआ है। ठीक है ना। कपिल्स मदर रिमेंबर्स दैट कपिल वॉज बोर्न बिफोर 19th बट आफ्टर 15th। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो कपिल की मां के अनुसार तो 19 तारीख के पहले और 15 तारीख के बाद, मतलब कि ना तो 15 को हुआ और ना तो 19 को हुआ, तो 15, 16, 17, 18 और 19 इतनी डेट भाई 15 से बाद हुआ, 19 से पहले हुआ। तो अब किस डेट को हुआ, 16 को हुआ, 17 को हुआ कि 18 को हुआ, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई तीनों डेटें कॉमन है। भाई 15 के बाद हुआ, 15 को तो हुआ नहीं, 19 के पहले हुआ अर्थात 19 को भी नहीं हुआ। अब इन दोनों के बीच में तीन डेटें कॉमन है, कौन कौन सी, 16, 17, 18। तो केवल पहले के आधार पे आंसर तो नहीं निकल पाया,
जरा दूसरे की बात कर लें। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे में दिया गया है आपका, दूसरे में दिया गया है कि कपिल्स ब्रदर रिमेंबर्स दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 17th बट आफ्टर 12th। कपिल के भाई को याद है कि कपिल का जन्म कब हुआ, तो भाई 17 तारीख से पहले और 12 तारीख के बाद। तो अगर यहाँ पे देखें तो 12 तारीख को तो हुआ ना, उसके बाद हुआ है, तो 13, 14, 15, 16 और 17। तो उसके भाई को याद है कि 12 के बाद हुआ लेकिन 17 से पहले हो गया। तो अब देखो 13, 14, 15 और 16 ये 4 तारीख यहाँ पे कॉमन है, तो केवल दूसरे के आधार पे भी आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे कि भाई कपिल का जन्म किस तारीख को हुआ, हम इससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, केवल दूसरे के आधार पे। अब अगर दोनों को हम मर्ज कर लें, अगर दोनों को हम मर्ज कर लें और कपिल की माँ को याद है कि कपिल का जन्म 15 के बाद हुआ, ठीक है ना, 15 के बाद हुआ लेकिन 19 से पहले हुआ, और कपिल के भाई को याद है कि 12 के बाद हुआ, 17 से पहले हुआ। अगर दोनों को हम मर्ज कर लें तो आप देखेंगे कि भाई कपिल की माँ को याद है कि 15 के बाद हुआ, कपिल की माँ को याद है कि 15 के बाद हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्ज करने पर, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर हम मर्ज कर लेते हैं तो आप यहां देखेंगे कि भाई 15 के बाद हुआ, तो आपने कहा 15, 16 और 17, ठीक है ना। माँ को याद है कि 15 के बाद हुआ, उसके भाई को याद है 17 के पहले हुआ, दोनों के बीच में कौन सी डेट कॉमन है आपकी 16, तो 16 अगस्त को उसका क्या था, डेट ऑफ बर्थ थी, अर्थात उसका उस दिन जन्म हुआ, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो दोनों को मर्ज करने पर, दोनों को जब हमने मर्ज किया तो उसकी माँ को याद है कि 15 के बाद हुआ, उसके भाई को याद है कि यार 12 के बाद लेकिन 17 से पहले हो गया। तो 15 और 17 में कौन सी डेट दोनों में कॉमन है, आपने कहा 16, दोनों में 16, तो 16 अगस्त को उसका जन्म हुआ, तो दोनों से मिला के आपका आंसर आया, दोनों से मिला के आपका आंसर आया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों से मिला करके आपका आंसर आया, तो दोनों आपके कथन पहले और दूसरे में दिया गया डेटा दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड हितेश विजिट द जू। हितेश सप्ताह के किस दिन चिड़ियाघर गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि हितेश डिड नॉट विजिट जू आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन थर्सडे। हितेश मंगलवार या गुरुवार को चिड़ियाघर नहीं गया। दूसरा, हितेश विजिटेड जू 2 days बिफोर हिज मदर रीच्ड हिज हाउस विच डे आफ्टर मंडे। सॉरी, हितेश ने अपनी मां के घर पहुंचने से 2 दिन पहले चिड़ियाघर का दौरा किया, जो कि सोमवार के अगले दिन था। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट में केवल इतना दिया गया है कि हितेश डिड नॉट विजिट जू आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन थर्सडे। अब भाई एक हफ्ते में 7 days होते हैं, ठीक है ना, कितने डेज होते हैं, 7 days। अब फर्स्ट स्टेटमेंट उसने कह दिया कि हितेश जो है मंगलवार या गुरुवार को चिड़ियाघर नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना तो वह ट्यूसडे को गया, ना तो वह ट्यूसडे को गया, और ना ही वह थर्सडे को गया, थर्सडे को गया। तो क्या हम इसके आधार पे आंसर निकाल सकते हैं क्या? अब यहाँ पे कौन कौन सा दिन बच गया, मंडे बच गया, मंडे को भी जा सकता है, वो संडे को भी जा सकता है, ठीक है ना, वह फ्राइडे को भी जा सकता है, वह फ्राइडे को भी जा सकता है, वह जो है आपका सैटरडे को भी जा सकता है। तो इसके आधार पे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, सैटरडे को भी जा सकता है, तो इसके आधार पे आपका आंसर नहीं आया। तो केवल पहले के आधार पे तो आंसर निकल पाएगा। दूसरे की जरा बात कर लें, क्या दूसरे के आधार पे आंसर निकल आएगा? केवल दूसरे के आधार पे। तो आपने कहा हितेश विजिटेड जू 2 days बिफोर हिज मदर रीच्ड हिज हाउस विच वॉज डे आफ्टर मंडे। हितेश ने अपनी मां के घर पहुंचने से 2 दिन पहले चिड़ियाघर का विजिट किया था, दौरा किया, जो कि सोमवार के अगले दिन था।
तो अगर मैं बात करूं कि उसकी माँ उसके घर पहुंची कब, अगर मैं सेकंड में दिए गए डेटा के आधार पर बात करूं तो उसकी जो माँ है वो घर कब पहुंची, तो आपने कहा कि मंडे के अगले दिन घर पहुंची, अर्थात उसकी माँ घर पहुंची ट्यूसडे को, उसकी माँ जो है घर पहुंची ट्यूसडे को, ठीक है। और ट्यूसडे के उसकी माँ के घर पहुंचने से 2 दिन पहले उसने जू का विजिट किया था, ठीक है ना। हितेश ने अपनी माँ के घर पहुंचने से 2 दिन पहले चिड़ियाघर का दौरा किया, जो कि सोमवार के अगले दिन था, अर्थात जो पहुंची अपने घर, ठीक है ना। तो अगला दिन सोमवार का अगला दिन था, तो सोमवार का अगला दिन क्या आ जाएगा आपका मंगलवार, अर्थात हितेश की जो माँ है वो मंगलवार के दिन ट्यूसडे के दिन घर पहुंची, और हितेश 2 दिन पहले जो है माँ के घर पहुंचने से 2 दिन पहले जू का विजिट करके आया था, अर्थात अगर मैं बात करूं तो ट्यूसडे माइनस टू 2 दिन पहले गया था, अर्थात किस दिन गया था, संडे के दिन गया था। किस दिन गया था, संडे के दिन जो है वह जू का विजिट करने गया था, जू का दौरा करने गया था। क्लियर है, तो केवल दूसरे से आंसर निकल आया, केवल दूसरे से आंसर निकला, केवल पहले से आंसर नहीं निकला, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओके, व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल दूसरे से आंसर आपका निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज बर्थडे ऑफ साहिल, सप्ताह के किस दिन साहिल का जन्मदिन था, ठीक है ना। अब सप्ताह में 7 डेज होते हैं, अगर हम बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो पहला कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि साहिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच गौरव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, साहिल ने अपना जन्मदिन अगले दिन मनाया जिसके अगले दिन गौरव ने अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है। दूसरा कह रहा है द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ द वीक एंड 2 डेज आफ्टर साहिल वाज बोर्न, साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन और साहिल के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। अब आपको आंसर देना है कि भाई ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो क्या केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से साहिल का जो है बर्थ डे निकल पाएगा कि नहीं, कि भाई वीक में किस दिन वह जन्म हुआ उसका। तो उसमें दिया गया है कि साहिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच गौरव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, साहिल ने अपना जन्म अगले दिन मनाया जिसके अगले दिन गौरव ने अपना जन्मदिन मनाया। अब एक चीज देखो, ये दिया ही नहीं गया पहले स्टेटमेंट में ये दिया ही नहीं गया कि भाई साहिल ने किस दिन मनाया, गौरव ने किस दिन अपना जन्मदिन मनाया, गौरव ने किस दिन अपना जन्मदिन मनाया। वीक में तो 7 डेज होते हैं, वो किसी दिन भी मना सकता है। तो पहले में डेज के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई, तो केवल पहले से तो आंसर नहीं आएगा, केवल पहले से तो आंसर नहीं आएगा। जरा बात करते हैं क्या केवल सेकंड से आंसर आ जाएगा क्या। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड में क्या दिया गया, द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ द वीक एंड 2 डेज आफ्टर साहिल वाज बोर्न, तो साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन और साहिल के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। मतलब जिस दिन जो है उसकी सिस्टर पैदा हुई उसके 2 दिन पहले साहिल पैदा हुआ। तो यहां पे अगर हम बात करें तो साहिल की जो सिस्टर है, ठीक है ना, अगर हम बात करें कि साहिल सिस्टर बर्थडे, साहिल सिस्टर बर्थडे, तो आप कहेंगे ये है वेडनेसडे, ये क्या है आपका वेडनेसडे, ठीक है भाई। तीसरे दिन, वीक के तीसरे दिन उसका जन्म हुआ है, किसका, साहिल की बहन का। साहिल की बहन का जन्म जो है सप्ताह के तीसरे दिन हुआ है, तो सप्ताह का तीसरा दिन क्या हो गया आपका, वेडनेसडे हो गया। पहला दिन मंडे, दूसरे दिन ट्यूसडे, तीसरे दिन आपका वेडनेसडे।
तो साहिल की बहन का जो जन्म हुआ वो आपका वेडनेसडे के दिन हुआ, अर्थात बुधवार के दिन हुआ, और साहिल का जन्म उससे 2 दिन पहले हुआ था। साहिल का जन्म उससे 2 दिन पहले हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि साहिल्स बर्थडे, अगर मैं बात करूं कि साहिल्स बर्थडे, तो आप कहेंगे वेडनेसडे -2, कितना हो जाएगा? वेडनेसडे -2, क्योंकि 2 दिन पहले हुआ था तो आपने कहा मंडे को हुआ था। कब हुआ था? मंडे को। 2 दिन पहले हुआ तो भाई अगर उसकी बहन का जन्म जो है बुधवार को हुआ था तो उसका जन्म जो है 2 दिन पहले हुआ था वीक में, तो उसका जन्म हुआ था मंडे के दिन, अर्थात सोमवार के दिन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी अब देखो केवल दूसरे से आंसर निकल आया, केवल दूसरे से आंसर निकल आया, तो यहां भी आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कि कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इट इज 8 PM, व्हेन कैन हेमंत गेट नेक्स्ट बस फॉर रामनगर फ्रॉम धानपुर। रात के 8 बजे हैं, हेमंत को धनपुर से रामनगर के लिए अगली बस कब मिलेगी? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बसेस फॉर रामनगर लीव्स आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल 10 PM। रामनगर के लिए बसें हर 30 मिनट के बाद रात 10 बजे तक निकलती हैं। दूसरा कह रहा है कि 15 मिनट्स एगो 1 बस हैज लेफ्ट फॉर रामनगर। 15 मिनट पहले एक बस रामनगर के लिए रवाना हुई है। अब आपको बताना है कि A, B, C, D, E में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो भाई पहले स्टेटमेंट में ये दिया गया कि जो है, अच्छा शुरुआत में क्वेश्चन में दिया गया कि अभी 8 बजे हैं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम है वो दिया गया आपको, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम कितना दिया गया है? तो आपने कहा प्रेजेंट टाइम है आपका, प्रेजेंट टाइम है 8 PM, रात के 8 बजे हैं, ठीक है ना, 8 PM। और रामनगर से धनपुर के लिए बस उसको पकड़नी है। रामनगर से धनपुर के लिए बस हर 30 मिनट में जाती है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 15 मिनट पहले एक बस वहां से छूट चुकी, ठीक है ना, 15 मिनट पहले एक बस रामनगर के लिए रवाना हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर उसको ये पता ना कि अगली बस कब मिलेगी, अगली बस जो नेक्स्ट बस है वो कब मिलेगी। तो अब अगर अभी 8 बजे हैं, अगर अभी 8 बजे हैं तो 15 मिनट पहले बस छूट चुकी है, 15 मिनट पहले बस छूट चुकी है, और हर 30 मिनट में आपकी बस छूटती है। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर लें, पहले और दूसरे को दोनों को अगर हम मर्ज कर लें तो देखो अभी 8 बजे हैं, 15 मिनट पहले बस जो है छूट चुकी है, अर्थात जो प्रीवियस बस है वो कितने टाइम तक छूट गई? तो आपने कहा 7:45 पे। कितने बजे छूट गई? 7:45 पे। भाई अभी 8 बजे हैं, 15 मिनट पहले बस छूट चुकी है, तो आपने कहा कि जो प्रीवियस बस है, जो पिछली बस है, वो 7:45 पे छूट गई। अच्छा, हर 30 मिनट पे जो है बस छूटती है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हर 30 मिनट के बाद एक बस छूटती है, तो इसके पहले वाली बस 7:45 पे छूटी है, तो नेक्स्ट बस कब छूटेगी? नेक्स्ट बस कब छूटेगी? तो आपने कहा कि 7:45 के 30 मिनट बाद, 7:45 में 30 मिनट और ऐड कर दो, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है कितना, 8:15। कितना हो जाएगा? 8:15 PM। 8:15 PM पर अगली बस छूटेगी, अर्थात अगली बस 8:15 पर मिलेगी। अगली बस कितने पे मिलेगी? 8:15 पे मिलेगी। उसको 15 मिनट का वेट अभी और करना पड़ेगा। तो दोनों से मिला करके आपका आंसर निकल आया, पहले और दूसरा दोनों से मिल करके आपका आंसर निकल आया, ठीक है ना। भाई पहले में ये दिया गया था कि हर 30 मिनट पे बस छूटती है, ठीक है ना, हर 30 मिनट पे बस छूटती है, रात 10 बजे तक जाती है, मतलब उसको भी बस तो मिलेगी,
चूंकि भाई अभी तो 8 ही बजा है, 10 बजे रात तक बस मिलती है, ठीक है। दूसरे में दिया गया है कि जो 15 मिनट पहले एक बस छूट चुकी, मतलब जो प्रीवियस बस है वो 15 मिनट पहले जा चुकी। तो भाई अभी 8 बजे हैं, इसका मतलब है कि 7:45 पे बस जा चुकी है और हर 30 मिनट के बाद आपको एक अगली बस मिलेगी। तो आफ्टर 30 मिनट फिर से अगली बस मिलेगी, तो अगली बस उसको मिलेगी 8:15 पे। तो दोनों से मिला करके आपका आंसर आ गया, तो दोनों से मिला के आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन इज मनोहर्स बर्थडे दिस ईयर, इस वर्ष मनोहर का जन्मदिन कब है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज बिटवीन जनवरी 13 एंड 15, जनवरी 13 बिंग वेडनेसडे, यह है 13 से 15 जनवरी के बीच है, 13 जनवरी को बुधवार है। दूसरा है कि इट इज नॉट ऑन फ्राइडे, यह शुक्रवार को नहीं है। अब देखो, अब आपको आंसर देना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन इज मनोहर्स बर्थडे दिस ईयर, तो मनोहर का बर्थडे किस दिन है, ठीक है ना, इस वर्ष में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो है इट इज बिटवीन जनवरी 13 एंड 15। तो अगर मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो भाई 13 और 15 के बीच में है। तो आपने कहा 13, 14 एंड 15, अर्थात उसका जो बर्थडे है वो 14 को है। क्योंकि 13 और 15 के बीच में क्या आएगा, 14 आएगा। और कह रहा है कि जनवरी 13 बिंग वेडनेसडे, 13 जनवरी को क्या है, वेडनेसडे है। तो 13 जनवरी को जब वेडनेसडे है तो 14 को क्या होगा, थर्सडे, और 15 को क्या होगा, फ्राइडे। 15 को क्या होगा, फ्राइडे। तो केवल पहले से निकल आया, केवल पहले स्टेटमेंट से आंसर आपका निकल आया कि उसका जन्म जो है कब हुआ, 14 जनवरी को हुआ। उसका जन्म कब हुआ, 14 जनवरी को हुआ। तो केवल पहले स्टेटमेंट से आपकी बात बन गई, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से आपकी बात बन गई। अब अगर मैं केवल दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें दिया इट इज नॉट ऑन फ्राइडे, यह शुक्रवार को नहीं है। तो भाई यहां पे अगर हम बात करें तो केवल दूसरे स्टेटमेंट के आधार पे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, केवल दूसरे स्टेटमेंट के आधार पे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर मैं केवल दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें इतना दिया गया कि शुक्रवार के दिन नहीं हुआ। तो भाई शुक्रवार का दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और किसी दिन हुआ होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है ना। तो केवल दूसरे के आधार पे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दूसरे में डेट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई, और केवल पहले से आपने डेट भी निकाल दी, आपने दिन भी निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए, कि केवल कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन जबकि कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट, मार्च 2006 का अंतिम रविवार किस तारीख को पड़ा। पहला है कि द फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन 5th, उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा। दूसरा है कि द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे, उस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार था। अब देखो, अब आपको बताना है कि भाई ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो यहां पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मार्च 2006, ठीक है ना। तो महीना कौन सा है, मार्च का, ठीक है ना। और बताना है कि मार्च का जो है अंतिम जो रविवार है वह किस तारीख को पड़ा। तो आपने कहा कि मार्च कितने दिन का होता है, तो आपने कहा मार्च होता है 31 डेज का। ये तो क्लियर हो गया, 31 डेज का होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया कि उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा। अच्छा, आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होगा,
ठीक है ना। आफ्टर 7 डेज फिर से वही डेज रिपीट हो जाएगा। जैसे आज अगर आपका सैटरडे है तो अगला सैटरडे कब पड़ेगा आपको पता है, ठीक है ना। आपने कहा भाई आज 19 आपका अगस्त है, तो अगला पड़ेगा आपका जो है 26 अगस्त को। तो आफ्टर 7 डेज वही डेज फिर से रिपीट हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई पहले स्टेटमेंट के आधार पे कि 5th को क्या था, आपने कहा 5th को संडे था, 5th को फर्स्ट संडे था, तो सेकंड कब होगा, तो आपने कहा 12 को सेकंड होगा, ठीक है ना। फिर आपका जो हो जाएगा कब, 19 को आपका जो है थर्ड होगा, और 19 का 26 को आपका जो है लास्ट संडे होगा। तो भाई यहाँ भी आपने क्या कर दिया, प्लस का 7, यहाँ भी आपने प्लस का 7, यहाँ भी प्लस का 7। अब अगर प्लस का 7 करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में पहुंच जाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया कि मार्च महीने में 26 तारीख को उस महीने का लास्ट आपका क्या पड़ेगा, लास्ट जो है आपका संडे पड़ेगा। दूसरा जो है स्टेटमेंट कह रहा है कि द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे, उस महीने का आखिरी दिन क्या था, तो आपने कहा शुक्रवार। अच्छा, तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें दिया गया है कि 31 को क्या था, 31 को आपका फ्राइडे था, 31 को क्या था, फ्राइडे, 31 को क्या था, फ्राइडे, ठीक है ना भाई। महीने का आखिरी दिन क्या होगा, तो आपने कहा कि फ्राइडे, और आखिरी डे क्या होगा आपका 31, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई आखिरी जो डेट होगी वो 31 और आखिरी डे जो है फ्राइडे, ये स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है, अर्थात 31 मार्च को पड़ा फ्राइडे। तो अगर मैं निकालूं तो उसके पहले जो है संडे कब पड़ा होगा, तो आपने कहा कि भाई 30th को था आपका थर्सडे, क्या था आपका थर्सडे, ठीक है ना। 29 को क्या था, आपने कहा वेडनेसडे, ठीक है ना। 28 को क्या था, तो आपने कहा 28 को था जो है आपका ट्यूसडे। 27 को क्या था, तो आपने कहा मंडे, और 26 को क्या था, तो आपने कहा संडे, और 26 को ही जो है लास्ट संडे पड़ा था उस महीने में। क्योंकि 26 के बाद अगला संडे कब पड़ेगा, अगले महीने में पड़ेगा। तो लास्ट संडे मार्च में कब पड़ा, 26 मार्च को। तो 2006 में मार्च महीने में लास्ट संडे पड़ा 26 मार्च को। पहले से भी आंसर निकल आया और केवल दूसरे से भी आंसर आपका निकल आया, केवल पहले से भी आंसर निकल आया, केवल दूसरे से भी आंसर निकल आया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कि या तो आप पहले स्टेटमेंट से आंसर निकाल लीजिए या तो केवल आप दूसरे स्टेटमेंट से आंसर निकाल लीजिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वाज अंजलि बोर्न इन February 2004। फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था। अंजलि वाज बोर्न ऑन इवेंट डेट ऑफ द मंथ, अंजलि का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था। दूसरा है कि अंजलि बर्थडे वाज ए प्राइम नंबर, अंजलि की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी। अब देखो भाई कह रहा है कि फरवरी 2004, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर देखो, अब फरवरी जो है फरवरी 2004, तो आपने कहा कि फरवरी में टोटल डेज हो जाएंगे 29, क्योंकि 2004 एक आपका जो है कैसा ईयर है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी आपकी 29 की पड़ती है। अब अगर मैं पहले स्टेटमेंट के आधार पे बात करूं तो दिया गया है कि अंजलि वाज बोर्न ऑन एन इवेंट डेट ऑफ द मंथ। बहुत सारे इवेंट नंबर होंगे, बहुत सारे इवेंट नंबर होंगे। देखो सेकेंड को भी हो सकता है, 4 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, और आपका जो है 8 को भी हो सकता है, 12 को, बहुत सारे इवेंट नंबर हो जाएंगे। दूसरे की अगर दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में बात करूं तो क्या कह रहा है कि अंजलि's बर्थ डेट वाज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी बहुत आएंगे इस महीने में, ठीक है ना। जैसे आपका पहले 2 प्राइम नंबर आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। तो इस आधार पे भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे,
क्योंकि भाई बहुत सारे प्राइम नंबर है ना, 1 to 29 में आपके जो है बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे, तो किस तारीख को हुआ हम नहीं बता सकते। उसी प्रकार से अगर हमें इवन नंबर की बात करें तो 1 to 29 में बहुत सारे इवन नंबर आएंगे, तो वहां से भी आप क्लियर नहीं बता पाएंगे भाई किस तारीख को जो है अंजलि का जन्म हुआ। तो दोनों से मिल करके भी आंसर आपका नहीं है, अगर दोनों को हम मिला भी दें तो भी आंसर आपका नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों में दिया गया डेटा मिल करके भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि विच ट्रेन डिड अमन कैच टू गो टू ऑफिस। अमन ने ऑफिस जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ी। पहला कह रहा है स्टेटमेंट कि अमन मिस्ड हिज यूजुअल ट्रेन ऑफ 10:25 AM। अ ट्रेन कम्स इन एवरी 5 मिनट्स। अमन की सुबह 10:25 बजे की सामान्य ट्रेन छूट गई, हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है। दूसरा कह रहा है कि अमन डिड नॉट कैच द 10:40 AM ट्रेन और एनी ट्रेन आफ्टर दैट टाइम। अमन ने सुबह 10:40 बजे की ट्रेन या उसके बाद कोई ट्रेन नहीं पकड़ी। अब आपको आंसर बताना है कि भाई इन पांचों में ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि अमन मिस्ड हिज यूजुअल ट्रेन ऑफ 10:25 AM। अ ट्रेन कम्स इन एवरी 5 मिनट। ठीक है, तो भाई देखो 10:25 पे उसको ट्रेन रोज पकड़ता है, लेकिन आज उसकी 10:25 वाली ट्रेन छूट गई। तो अब जो है वह और हर 5 मिनट में बस आती है, हर 5 मिनट पर बस आती है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट के आधार पे बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे, तो भाई 10:25 पर बस उसकी छूट गई। ठीक है, सॉरी ट्रेन उसकी छूट गई और हर 5 मिनट पर बस आती है। तो 5 मिनट के पर बस जब आती है तो भाई अगली बस कब मिलेगी उसको 10:30 पे। अगली बस कब मिलेगी 10:30 पे। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया कि अमन डिड नॉट कैच द 10:40 AM ट्रेन और एनी ट्रेन आफ्टर दैट टाइम। अमन ने सुबह 10:40 बजे की ट्रेन या उसके बाद कोई ट्रेन नहीं पकड़ी, मतलब 10:40 के पहले वाली ट्रेन ही उसने पकड़ ली सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भाई उसने जो है जो ट्रेन पकड़ी है वो जो है 10:40 के पहले वाली ट्रेन पकड़ी है। 10:40 के पहले वाली जो है ट्रेन पकड़ी है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो भाई देखो 10:25 पर उसकी ट्रेन छूट गई, हर 5 मिनट पर बस ट्रेन है। अगर दोनों को मैं मिला लेता हूं तो भाई 10:30 पे भी ट्रेन मिलेगी और 10:35 पर भी ट्रेन मिलेगी। दोनों को अगर मैं मिक्स कर लेता हूं, दोनों को अगर मैं मर्ज कर लेता हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो यहां पर ये निकल के आएगा कि भाई 10:40 के पहले उसने ट्रेन पकड़ी है, ये तो क्लियर। अब इन दो में से कौन सी उसने ट्रेन पकड़ी? उसने 10:30 वाली ट्रेन पकड़ी, 10:30 वाली ट्रेन पकड़ी कि 10 जो है 35 वाली ट्रेन पकड़ी, ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर दोनों से मिला के भी नहीं है, क्योंकि भाई 10:40 के पहले 2 ट्रेनें आई, 10:40 वाली ट्रेन उसने नहीं पकड़ी, उसके पहले उसने कोई ट्रेन पकड़ ली है। 2 ट्रेनें आई, 10:30 वाली भी ट्रेन आई, हर 5 मिनट में ट्रेन है, और 10:35 वाली भी ट्रेन आई, लेकिन उनमें से उसने कौन सी ट्रेन पकड़ी, ये दोनों को मिला करके भी आंसर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा कि दोनों मिल करके भी आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन पहले और कथन दूसरे में दोनों में जो डेटा दिया गया हो उससे मिला करके भी आपका आंसर ये नहीं आएगा कि अमन ने ऑफिस जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ी, क्योंकि भाई 2 ट्रेनें आ रही हैं, 10:30 वाली और 10:35 वाली, उनमें से किसी एक ट्रेन को उसने पकड़ा, लेकिन किसको पकड़ा ये क्लियर नहीं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी विजिटर्स सॉ द एग्जीबिशन एस्टरडे। कल कितने आगंतुकों ने प्रदर्शनी देखी। ईच एंट्री पास होल्डर कैन टेक अप टू 3 पर्सन विथ हिम और हर। प्रत्येक प्रवेश पास धारक अपने पास अधिकतम 3 व्यक्तियों को ले जा सकता है। दूसरा है कि इन ऑल 243 पासेस वर सोल्ड एस्टरडे। कल कुल मिलाकर के 243 पास बिके, ठीक है ना।
अब यहां पर आपको आंसर देना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए पहले स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि ईच एंट्री पास हैज होल्डर कैन टेक अप टू 3 पर्सन विथ हिम और हर, ठीक है ना। दूसरे में दिया गया कि इन ऑल 243 पासेस वर सोल्ड एस्टरडे। अब देखो 243 के पास टोटल क्या हो गए, बिक गए, ठीक है। और एक पास में कितने लोग जा सकते हैं, अधिकतम 3 व्यक्ति जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में मर्ज कर लूं, भाई फर्स्ट में दिया गया कि मैक्सिमम आप अपने साथ 3 लोगों को ले जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ पर्सन इन वन पास, तो आप कहेंगे ये है आपके 3, ठीक है ना, मैक्सिमम 3। और अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो नंबर ऑफ पासेस कितने हैं, नंबर ऑफ पास, तो आपने कहा नंबर ऑफ पास है 243 और सबके सब क्या हो गए, सबके सब बिक गए हैं 243 के 243। तो एक पास में 3 लोग जा सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर आपस में मर्ज कर लें तो यहां से आंसर निकल आएगा कि 243 × 3। तो वहां पर जो है कल कितने लोग जो है प्रदर्शनी देखने आए, तो आपने कहा 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 1 हो जाएगा आपका 7। 729 लोग जो है उस प्रदर्शनी को देखने उस दिन आए थे, ठीक है। तो दोनों से मिला करके आपका आंसर आएगा, पहले और दूसरे से दोनों से मिला के आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ई आपका सही आंसर हो जाएगा कि कथन पहले और दूसरे में जो डेटा दिया गया है वो मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। इस कस्बे में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स, प्रति 700 निवासियों पर 1 डॉक्टर है। दूसरा है कि देयर आर 16 वार्ड्स विथ ईच वार्ड हैविंग एज मैनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। यहां 16 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में जितने वार्ड हैं उतने ही डॉक्टर हैं। तो अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यह दिया गया, अच्छा ये मुझे बताना है कि कस्बे में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले में दिया जा रहा है कि भाई प्रत्येक 700 निवासियों पर 1 डॉक्टर है। अच्छा, तो क्या आपको ये पता है कि टोटल जो है रेसिडेंट्स कितने का है जो है उस टाउन में? क्या जो है आपको यहां पर टोटल रेसिडेंट्स पता है क्या? टोटल रेसिडेंट्स पता है क्या? आपने कहा नहीं, टोटल रेसिडेंट्स नहीं पता, टोटल रेसिडेंट्स नहीं पता, ठीक है ना। टोटल जो है कितने लोग उस टाउन में रहते हैं इसके बारे में कोई जानकारी आपके जो है स्टेटमेंट फर्स्ट में नहीं दी गई, ठीक है भाई। अगर ये पता होता कि हाँ इस टाउन में भाई 2000 लोग रहते हैं, 1500 लोग रहते हैं, 2100 लोग रहते हैं, तो आप बता देते कि हाँ भाई इतने डॉक्टर हैं। क्योंकि प्रत्येक 700 में 1 है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट हमें पता होता तो हम आसानी से आंसर निकाल लेते। तो अब केवल पहले से आंसर आपका नहीं आएगा, केवल पहले से आंसर नहीं आएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, केवल दूसरे की अगर हम बात करें तो देयर आर 16 वार्ड्स विथ ईच वार्ड हैविंग एज मैनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। तो भाई देखो ऐसा है कि यहां पर कितने वार्ड हैं और जितने वार्ड हैं प्रत्येक वार्ड में उतने ही डॉक्टर हैं, ठीक है ना। देखो यहां 16 वार्ड है और प्रत्येक वार्ड में जितने वार्ड है उतने ही डॉक्टर हैं। तो भाई कितने वार्ड है? 16 वार्ड हैं तो 16 डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो अगर हम बात करें तो 16 वार्ड हैं तो 16 डॉक्टर भी होंगे, टोटल हो जाएगा 256 डॉक्टर वहां पर जो है क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात मेरी समझ में आ गई भाई। जितने वार्ड हैं उतने ही डॉक्टर हैं, तो 16 वार्ड है तो 16 डॉक्टर होंगे, तो 16 × 16 कितना हो जाएगा आपका? 256। तो केवल दूसरे से आंसर आ जाएगा, केवल दूसरे से आपका आंसर निकल आया कि जो है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन, तो आंसर हो जाएगा 256।
तो ऑप्शन जो है आपका यहां पर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कि कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए जो है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ प्रशांत। प्रशांत का मासिक वेतन क्या है? प्रशांत गेट्स 15% मोर देन सुमित, while सुमित गेट्स 10% लेस देन लोकेश। प्रशांत को सुमित से 15% अधिक मिलता है, जबकि सुमित को लोकेश से 10% कम मिलता है। लोकेश मंथली सैलरी इज 2500 रुपीज। लोकेश का मासिक वेतन 2500 रुपए है। अब देखो, अब आपको आंसर बताना है कि भाई ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम तीनों के बीच एक रेशियो बना लेते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग तीनों के बीच एक रेशियो बन जाएगा। जैसे यहां पर देखो क्या प्रशांत है, सुमित है और लोकेश है। प्रशांत पी से प्रशांत, ठीक है ना, एस से सुमित और एल से लोकेश। अब यहां पे कह रहा है कि प्रशांत गेट्स 15% मोर देन सुमित, वाइल सुमित गेट्स 10% लेस देन लोकेश। ठीक है ना, तो भाई देखो ऐसा है कि प्रशांत को सुमित से 15% अधिक मिलता है और जबकि सुमित को लोकेश से 10% कम मिलता है। हमने यहां पर मान लिया कि लोकेश को मिलता है 100 रुपीज, लोकेश को मिलता है 100 रुपीज, तो सुमित को कितना मिलेगा 90 रुपीज, क्योंकि भाई लोकेश से 10% सुमित को कम मिलता है और जो है प्रशांत है उसको सुमित से 15% ज्यादा मिलता है, अर्थात 90 का 15% निकालो। तो 90 का 15% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2। कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13.5। तो 90 में 13.5 ऐड कर लो, 19 में 13.5 ऐड कर लो तो 0.53 और ये हो जाएगा 103.5, जगह 103.5। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका इनके बीच जो रेशियो इनको मिलता है वो रेशियो यहाँ से आ गया। वो रेशियो आपका जो है फर्स्ट से इनके बीच का रेशियो बन गया कि भाई अगर जो है यहाँ पर हम बात करें तो लोकेश को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो सुमित को कितने मिलते हैं 90 रुपीज और जो है प्रशांत को कितने मिलते हैं 103 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जो लोकेश है उसका मासिक वेतन 2500 है। लोकेश की मंथली सैलरी दी गई है, लोकेश की मंथली सैलरी दी गई कितनी 2500 रुपीज। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज कर लें, अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज कर लें आपस में, तो आपने कहा कि भाई रेशियो के अकॉर्डिंग लोकेश का भाग कितना है 100 और यहां पे आपको 2500 लोकेश की मंथली सैलरी दी गई है। तो यहां से देखो 100 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2500 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 के, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 25 के। अब 25 का आप 103.5 में मल्टीप्लाई कर दें तो प्रशांत की मंथली सैलरी मिल जाएगी। तो प्रशांत की मंथली सैलरी अगर हमें निकालना है तो 103.5 में आप 25 का मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 25 5 जा 125, 12 आपका कैरी हो गया, तो 25 3 जा हो जाएगा आपका 75, 75 में 12 जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 87, 87 में 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 25 बन जाए 25 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डेसिमल लगा दो, चूंकि एक डेसिमल था ना, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल में आपका 5 आ जाएगा। तो 2587 रुपीज 50 पैसे उसकी क्या आ जाएगी, मंथली सैलरी आ जाएगी, किसकी, प्रशांत की। तो दोनों से मिला के आपका आंसर आ जाएगा, दोनों से मिला के आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ई, कि कथन पहले और दूसरे में दिया गया डेटा दोनों मिल करके जो है उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ द सेम वेट।
प्रत्येक समान वजन वाले 10 खंभों का कुल वजन कितना है, कुल वजन कितना होगा। पहला कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, प्रत्येक खंभे का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। दूसरा क्या है, तो टोटल वेट ऑफ द 3 पोल्स इज 20 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स, 3 खंभों का कुल वजन 2 खंभों के कुल वजन से जो है 20 किलोग्राम अधिक है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए पहले स्टेटमेंट में यह दिया गया है कि 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, प्रत्येक खंभे का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं निकालूं कि वेट ऑफ ईच पोल, ठीक है ना, अगर मैं निकालूं कि वेट ऑफ ईच पोल, वेट ऑफ ईच पोल, तो कितना निकल के आएगा। आपने कहा कि यहां पर दिया है कि भाई 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, अर्थात तो 1/4 इक्वल्स टू 5 kg के होगा। 1/4 इक्वल्स टू 5 kg के, तो अगर मैं कहूं कि एक पोल की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 20 kg, एक पोल का वेट कितना हो जाएगा, तो 20 kg। भाई 1/4 जो पार्ट है आपका पोल का, ठीक है ना, वो 5 kg है, तो पूरा खंबा कितने kg का हो जाएगा, 20 kg का। तो भाई एक खंबा 20 kg का है, तो 10 कितने के हो जाएंगे, आपने कहा 10 हो जाएंगे, 10 × 20 अर्थात 200 kg के, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, तो सेकंड में आपका दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट में आपका दिया गया है कि द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स, ठीक है ना, 3 खंभों का कुल वजन 2 खंभों के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। अर्थात यहां पे दिया गया है आपका कि वेट ऑफ 3 पोल्स, वेट टोटल वेट ऑफ 3 पोल माइनस वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 2 पोल, टोटल वेट ऑफ 2 पोल इक्वल्स टू आपका 20 के है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 पोल कितने का हो जाएगा, आपने कहा 20 kg का, 1 पोल कितने का हो जाएगा 20 kg का, तो 10 पोल कितने के हो जाएंगे, तो आपने कहा 200 kg के। तो यहां पर भी आंसर दूसरे से भी आंसर निकल आएगा, तो केवल पहले से भी आंसर निकल आएगा, केवल दूसरे से भी आंसर निकल आएगा। तो यहां पे जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि या तो केवल पहले स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल लीजिए, या तो केवल दूसरे स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल लीजिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।